कोई इशू नहीं है, वो हम कर लेंगे। We are live now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'm back again with another very interesting episode of Sayyidat Global Talk Show. आज मेरी मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर हुमा शाह। डॉक्टर हुमा शाह किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। शी इज़ वेरी वेल नोन इन द कम्युनिटी माशाल्लाह से। और डॉक्टर हुमा के बारे में मशहूर भी है कि शी इज़ अमंग्स द 30 शाइनिंग स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, which is a big honor for Pakistan. We are really proud of you, Dr. Huma, कि माशाल्लाह से आप शाइनिंग स्टार्स के नाम पे जानी चाहती हैं अराउंड द ग्लोब माशाल्लाह से। आई वेलकम यू टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अबॉर्ड। अपने माइक को आप अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच उम्मे इब्राहिम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर देयर एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप कि आज के इस टॉक शो में हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग यू, मी एंड आवर ऑडियंस एज वेल। Inshallah, hopefully, inshallah ta'ala, and that is the sole purpose of the program as well. हम लोग इस प्रोग्राम में, ये हमारा आवर होता है इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज का, जिसमें हम इंस्पायरिंग लेडीज को बुलाते हैं ताकि वो अपनी सक्सेसफुल जो स्टोरीज हैं या कुछ अगर जिंदगी में कुछ फेलियर हुआ है तो उसको भी डिस्कस करें। ऑब्वियसली वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर वेदर दे आर सक्सेसफुल स्टोरीज और फेलियर्स। ये हमेशा हमें एक दूसरे को सिखाने के काम ही आते हैं। तो आपको बुलाने का मकसद भी ये है कि हम आपसे सीखें। आई एम योर वेरी रिलीजियस फॉलोअर और आप जो कुछ भी अब कर रही हैं माशाल्लाह से, अरसे से आपको पकड़ना बहुत मुश्किल था। हमने बहुत अरसे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाके अब जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी शुड कम टू द टॉपिक नाउ। मैं चाहूंगी कि आप अपनी सक्सेसफुल जो स्टोरी है वहां से स्टार्ट करें। कि सबसे पहले आप बताइए कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर आर यू लोकेटेड नाउ। So let's start. I am basically from Pakistan, Karachi, Pakistan. And travel बहुत रहा है लाइफ में, but right now currently I am also living in Pakistan. Right now मैं भी अपने पाकिस्तान में ही हूँ, but yes travel बहुत रहा है इंटरनेशनली लेवल पर। सऊदी अरब में भी बहुत अरसा गुजारा है, कनाडा में भी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अरसा गुजारा है। तो ट्रैवलिंग रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी और कल्चर के साथ रहने का भी एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से एक कमांड है मेरे पास कि मैं डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ भी अच्छी कम्युनिटी बॉन्डिंग बना, डिफरेंट कम्युनिटीज ना। लेकिन राइट नाउ करंटली मैं कराची में ही हूँ। सो लेट्स सी कब वापस जाना है, फ्लाइट अगली कब की है सऊदीया की ये भी पता नहीं है। इंशाल्लाह ताला जरूर। अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में आप हमें बताइए कि सबसे पहले तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी तवील है, बिकॉज फर्स्ट आई डिड माई मास्टर्स एंड इट कंपेयर्ड, क्योंकि एज अ प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर भी हूँ, पैथोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन येस द थिंग इज के इतना ज़्यादा कभी जो है ना वो क्लिनिक और ओपीडी के बारे में हमने सोचा नहीं, बिकॉज शुरू से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी तरीके से हमने जो है ना वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। सो ज़्यादातर यही हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू। Oh, I think the mic was muted. So yes, then I did my PhD as well, research as well. So एक long time है, because क्योंकि फिर mental health में मेरी बहुत ज़्यादा interest था, तो I did my mental health training as well, and now I am fulfilling my duties as a mental health trainer and counselor as well. तो एजुकेशनल और प्रोफेशन जो है ना वो मिक्स हो गया है मेरा। मैं यही पता करना चाह रही थी आपसे, जैसे मैंने आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे अभी आपने बताई भी हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं जब आपकी प्रोफाइल पे जा रही हूँ, आई जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो उसमें मैं देख रही थी कि यू हैव वर्कड ऑन मेनी डोमेन्स।
तो आपका क्या आइडिया था कि आप हर जगह पे काम कर रही हैं, तो कोई एक, यानी ये सारे कुछ एक पिलर के अंदर आ रहा है, और आर यू वर्किंग ऑन मैनी डोमेन्स? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही पिलर पर आ रहा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट, इट्स अ काइंड ऑफ अ चॉकलेट। ये बहुत मुश्किल रहा है शुरू से, लेकिन द थिंग इज कि जब आप डिफरेंट, एज आई सेड इट बिफोर ना, कि जब आप डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा मौके होते हैं ज्यादा कुछ सीखने के। स्पेशली जब हम लोग एशिया कंट्रीज में रहते हैं ना मैम, तो उसमें सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि हम एक सेलेक्टेड सिनेरियो में रह रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो सेलेक्टेड सिनेरियो होता है बस उसी में हम रह रहे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जजिंग कर रहे होते हैं। हमारा सर्कल भी वही होता है, हमारी जॉब भी वही होती है, वो 9 to 5 के सेलेक्टेड एक काम होता है, बस वो हमने करना होता है। उसके बाद हमने अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी तमाम चीजों को देखना होता है, बस ये एक चीज है। लेकिन जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है ना, लाइक अगर आप चाहते हैं कि किसी से हट के कुछ और करना, तो इट्स मीन आपको अपना डोमेन और सर्कल जो है ना वो बढ़ाना पड़ता है। वो इस तरीके से बढ़ाना पड़ता है कि अगर आपको एक दिन में 100 स्टेप्स लेने हैं, 100 कदम चलने हैं, तो आपको अपनी स्किल्स उतनी बढ़ानी पड़ेगी कि आपको वो 200 स्टेप्स तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लंबा तवील अरसा होता है, एक तरीके कार होता है। लेकिन यस, मैंने अपने आप को ज्वाइन करा इसके अंदर, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम्स भी आई, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी तरीके से चल ही रहा है हिसाब किताब, क्योंकि फॉलोवर्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनकी रिक्वेस्ट है, तो ये सब करना पड़ता है। कभी कभार अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको यानी कैसे ये बैठे-बैठे घर में किस तरह से आइडिया आया है कि यार मुझे कुछ करना है? क्या हाँ, किसी हाँ, ने नहीं, नहीं। आपको मोटिवेट किया है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे घर में बैठे-बैठे ख़्याल आया। एक्चुअली आई एम अ वेरी डोमिनेंट पर्सन, एंड डोमिनेंट पर्सनैलिटी है मेरी। लास्ट जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, मतलब स्कूल में भी शुरू से मतलब मेरा ये था कि जो 10 बच्चे कर रहे हैं, तो उनसे अलग जो है ना, जो 11वां बच्चा होता था, वो मैं ही होती थी। मतलब कुछ अलग ही करना है। सही, इसी तरीके से कॉलेज में भी रहा सही। कि जो सब कर रहे हैं, वो मुझे नहीं करना। जो यूनिवर्सिटी में भी यही रहा। फिर अपनी प्रैक्टिस में भी यही रहा, फिर पीएचडी, हर फील्ड में मेरे साथ यही रहा कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने क्लिनिक नहीं करी। मौके तो बहुत मिले, आज तक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्लिनिक करने की, ओपीडी करने की, प्रैक्टिस करने की और सारी चीज़ों की, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि एक्चुअली में इब्राहिम, बात पता है क्या है? बात ये है कि क्लिनिक और ओपीडी करने के लिए वी हैव सेवरल प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स इन आवर हैंड ना, इन आवर कंट्रीज बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। सही। लेकिन उन तमाम चीजों से निकल के दूसरों तक आगाही पहुंचाना और दूसरों को अपने जैसा या अपने से अच्छा बनाना, ये हर डॉक्टर नहीं कर रहा। सो व्हाट आई एग्ज़ैक्ट डिसाइडेड कि डू समथिंग नॉट डिफरेंट, डू समथिंग टोटली डिफरेंट। तो सम डिफरेंट और टोटली डिफरेंट का जो एक डिफरेंस आता है ना, वो एक ब्रिज के बराबर में आता है, एक ब्रिज के अकॉर्डिंगली बन जाता है वो। सो दैट वाज द थिंग व्हाट आई डिड। एंड स्टिल मैं कहूंगी कि आई एम लर्निंग, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, इवन इवन दो नो वन इज परफेक्ट इन देयर लाइफ। हर कोई अपने अपने नजरिए से रोजाना सीख ही रहा है। आज आप भी मुझसे कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगी, और मैं भी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाऊंगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। डेफ़िनेटली। तो इस वक़्त आप जो है वो क्या-क्या काम कर रही हैं? थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट करेंगी? हाँ जी, इस वक़्त जो है वो अभी रिसेंटली हमने 2017 में एक क्लब जॉइन किया था। जॉइन क्या किया था, बनाया था अपना खुद का, जिसका हमने नाम रखा था द वर्ल्ड आई क्लब। हुँ, तो हुँ। इस क्लब का जो एक मेन डोमेन था वो ये था कि आप दुनिया देखें हमारी नज़रों से। अच्छा, तो माशाल्लाह। आपको पता चले कि दुनिया है क्या ना, क्योंकि हर कोई अपनी-अपनी नज़र से दुनिया देख रहा होता है। हर तो एक की हम अपनी बेसिकली दुनिया होती लोगों है। को जो है ना, हाँ, हम लोगों को बेसिकली अपनी नज़र से दुनिया दिखाते हैं। और ऐसा सही। नहीं है कि हम, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जब वो जॉइन करते हैं हमारे क्लब को, तो वो कहते हैं मैम इसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट टाइप की चीज़ होगी? तो मैंने कहा नो, इसमें एंटरटेनमेंट सिर्फ़ वो ही है जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगी बस। सही, इसके सही। अलावा ऐसी वो वाली एंटरटेनमेंट नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, दैट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली। तो हम लोग डिफरेंट मास्टर क्लासेस देते हैं। इवन
हमारे इस क्लब का जो मेन डोमेन चल रहा है वो ज़्यादातर 40 प्लस 50 प्लस खवातीन पे चलता है, अच्छा। जो अपनी उस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई, जो उनको उस वक़्त करना चाहिए था। सही। उनकी एज निकल गई, बीइंग अ हाउसवाइफ, हाउस चोर्स के अंदर, बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर, अब सिर्फ ये कह कर के हमने तो कुछ नहीं करा, चलो हमारे बच्चे ही कर लें। तो ये जो एक सर्कल था ना हमारा, इस सर्कल की खवातीन मोर देन 58% डिप्रेशन का शिकार हुई और हो रही हैं, आज भी वही टाइम है। तो ऐसी लेडीज को हमने एनहांस करा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐड अप करना चाहूंगी, कि हम लोग की मेंटालिटी एक्चुअली है क्या ना। हमारी मेंटालिटी ये है कि जितनी भी वरीज हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितना भी सेक्रीफाइस कर रही हैं वुमेन्स, वो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर उधर की ही कर रही हैं, क्योंकि एशिया का ये कल्चर है। सही। बट इट फाइंड्स मी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई गेट टू नो इट कि यूएसए, यूरोप, यानी कि मशरकी खवातीन के अलावा मगरबी खवातीन भी इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जितनी वहाँ इक्वलिटी दी जाती है ना, उतनी ही वहाँ प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं खवातीन। ये जो एक कंफर्ट जोन एशिया की खवातीन को मिला हुआ है ना, ये कंफर्ट जोन वहाँ की खवातीनों को नहीं मिला हुआ है। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। हमारे यहाँ एक रुझान है, बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत लोग सेट हो जाते हैं और everything is goes well, just looks like a heaven and all these things. No, it's completely not like that. It's completely not like that. ये सिर्फ वो वाली बात होती है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आप जितना करीब जाएंगे तो आपके कान पे आवाज लगेगी। हमारे पास इस किस्म की खैर खवातीन हैं, उन्होंने डिप्लोमास कराए हैं, हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कराए हैं, ट्रेनिंग्स कराई हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपने ट्यूशन सेंटर्स चला रही हैं, अपनी अपनी फील्ड में क्लासेस दे रही हैं और अर्निंग कर रही हैं, जिससे उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल निकल कर आया है जो पहले कहीं छुप गया था बचपन में या टीनेजर में। इसके अलावा जो हमारी, उसके मैं एज अ फाउंडर वर्क कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि फ्री की भी मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस दूँ, ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो कुछ ना कुछ सीख सकें, और इस तरीके से हम लोग करते हैं। और बाकी जो मेरा प्रोफेशन है एज अ पैथोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग सेशन, उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको डीलिंग होती है। बस अब इस तरह ये तो बहुत लंबी चली चलती चली जाएगी, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद मैनी प्लेटफॉर्म्स ना, तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, तो वो पूरी करनी ही पड़ती है। व्हाट डू यू से? हाँ, माशाल्लाह से वही मैं आपका जो देख रही थी आपका बायोडाटा और आपका सीवी माशाल्लाह से वो तो मैं पढ़ते-पढ़ते थक गई। मैंने कहा माशाल्लाह से इतनी उम्र में इतना कुछ माशाल्लाह से आपने वो अचीव कर लिया है, जो कि एक आम बंदे के अचीव करने वाली बात नहीं है, जो कि डिज़र्व करता है अप्लॉज़। जो आपने माशाल्लाह से इतना सारा काम किया है। अच्छा, आपने किताबें भी लिखी हैं, कुछ नहीं छोड़ा, हुमा? हाँ, किताबें भी लिखी हैं, और अभी जो है ना वो रिक्वेस्ट भी बहुत आई हुई है कि कुछ नज़्में लिखनी हैं। तो अच्छा, मैंने कहा यार माशाल्लाह। ये तो ज़्यादा हो जाएगा कि नज़्में तो नहीं लिख सकती। हाँ, कुछ स्टैंडार्ड्स वगैरह कोशिश करूँगी लिखने के और देने के। तो बुक्स लिखी हैं मैंने, लेकिन जो 2 बुक्स हैं वो ज़रा नहीं बल्कि टोटली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की हैं। अच्छा, वो रहमतुल लिल आलमीन और रब्बुल आलमीन को मिला के जो एक कनेक्शन बनता है, वो बहुत सूफ़ी टाइप का, इस हुँ, तरीके की वो बुक्स हैं। तो वो बहुत ही सिलेक्टेड, मतलब वो रखी हुई है हमने, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्लोबली काम कर रहे होते हैं तो आप हर रिलीजियस के लोगों हाँ, से फेस करते हैं ना, वो फिर हाँ। सिर्फ मुस्लिम्स तो नहीं होते, ऑब्वियसली मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सब होते हैं। तो मेरे पास डिमांड्स आती हैं कि आप कोई लाइफ हिस्ट्री पे या मोटिवेशनल स्टोरी पे या कोई इंस्पायरेशनल स्टोरी पे बुक्स वगैरह लिखें, लेकिन मैंने उनसे यही माजरत करी है कि अब आप सिर्फ मुझसे ही इंस्पायर हो जाएं, क्योंकि स्टोरी हम मैं लिख नहीं सकती। ये आपके अंदर वो भी है यानी क्या नज़्में वग़ैरह भी लिख सकती हैं? कोई शेरो शायरी का भी शौक है? नहीं, शेरो-शायरी का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, लेकिन इंग्लिश के अंदर मैं पोएम्स बना लेती हूँ, खुद ब खुद मेरे दिमाग में आती हैं। तो शुरू से मुझे शौक है कुछ ना कुछ भी, जो भी कहानी हो रही है ना, उसको समराइज़ करके रीराइट करना। ये भी एक आर्ट है, और ये हर कोई कर सकता है। मतलब अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास चैट जीपीटी है, इसके अलावा एआई आ गया है। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट इवैल्यूएट हो गई है, मोनेटाइज़ हो गई है कि इवन यू कैन आल्सो क्रिएट द पोएम बाय योर ओन सेल्फ, और हुँ, उसके सारी वर्डिंग्स को आप अपने आप से इलैबोरेट करके उसमें
एड एंड ऑन्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर आपके लिए क्रिएट हो सकती है। दिस ऑल कम्स इन द रूम ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब सही जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं उतना ही आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी। इट्स सिंपल एज लाइक दैट। सही। अच्छा, जैसे आपने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपका माशाल्लाह से एक्सपोजर ठीक ठाक है, तो मैं चाहूंगी आपसे पूछना कि इसके बारे में क्या कहती हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये इतना कुछ अब हो चुका है कि अब एक बंदा जो कुछ भी नहीं करता वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। जितना और ये टेक्नोलॉजी जितनी एडवांसमेंट आती जा रही है, आप नहीं समझती उतनी ज्यादा जहां लोगों को आसानियां आती जा रही हैं वहां ये चीजें खतरनाक भी बहुत है। जी, वेरी गुड थिंग व्हाट यू हैव रेज्ड अप। एक्चुअली मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हमने कर लिए। 3 प्रोजेक्ट्स हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लिए। सही। और मैंने तीनों प्रोजेक्ट्स में और तीनों कॉन्फ्रेंसेस में यही बात बोली है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड यू विल सी, आप देखिएगा, आप आने वाले सिर्फ 15 से 16 साल रुक जाएं, सुनने में जरा लंबा अरसा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। सिर्फ 15 से 16 साल के बाद आप देखिएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना हमारी, ये जितनी ज्यादा उरूज पे जा रही है और जितनी ज्यादा उरूज पे ये जाएगी आसमानों तक, बल्कि इवन अभी भी ये पहुंच गई है। ये पाकिस्तान वगैरह तो अभी इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दुनिया में तो खैर अब रोबोट्स भी आ गए हैं। यूएसए के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कनाडा के अंदर रोबोट्स भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो इवन क्लासेस ले रहे हैं, बाकायदा पूरे पूरे कोर्सेज कर रहे हैं भाई। तो उतनी ही तेजी से ये इस दुनिया में तबाही भी लाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द कॉज, this will brought up in one of the cause of the last day of this earth। ये मतलब समझ लें आप, कयामत की निशानियों में से ही एक ये निशानी है। मैं इस तरीके की बातें ज्यादा इसलिए भी नहीं करती हूँ रिलीजियस पर्पसेस पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कि ग्लोबली जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो हर कोई होता है, लेकिन क्योंकि आप और मैं एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो बिलोंग वी करते कैन टॉक इट वेरी फ्रीली कि ये सारी चीजें हैं। ये जितना ज्यादा हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये ये बेसिकली बहुत जल्दी हमारे सामने निकल कर आएगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक वो बंदा जो कि पीएचडी है या एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसने पूरी जिंदगी 18-20 साल हैं। लग हाँ, के पढ़ा, एक बिल्कुल। उसकी मेहनत है। और एक हम्म। वो बच्चा है या वो आदमी है जिसने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है और हमेशा एग्जैक्टली। फेल होता रहा और उसके अंदर एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वो भी इस काबिल बन गया है कि वो पूरी वो ही थीसिस की किताब बनाकर आपके फेस पे लाके रख सकता है, आपकी टेबल पे लाके रख सकता है, जो एक पीएचडी का भी स्टूडेंट लाके रख सकता है। तो एग्जैक्टली। आज के ज़माने में ये जो तराजू है ना, ये तोलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। वो इसलिए क्योंकि अब का जो दौर चल रहा है, वहाँ पर आपके स्किल्स की, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की, आपकी एडप्टिव थिंकिंग की, आपकी पर्सनैलिटी की, आप कितना डोमिनेंट हैं उसकी, इन सब की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। वैल्यू उस चीज़ की है कि आप क्या शो कर रहे हैं। इस कैमरे के आगे या इस कल्चर के आगे आप क्या शो कर रहे हैं। जो आप शो कर रहे हैं बस वही आप हैं। जो दिखता है वही बिकता है, वही है ना, वही वाली बात है कि एग्जैक्टली, जो जो दिखता है वही बिकता है। और वही है कि एग्जैक्टली। आज आज आप समझते हैं कि उसकी ज्यादा वैल्यू है कि जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जितना जो स्मार्ट है वही आज जो है काम कर रहा है, वो जो स्मार्ट है वही काम कर रहा है। लेकिन ना उम्मे इब्राहिम, बात दरअसल ये है कि इसको अगर हम, इसके 2 आउटकम्स निकलते हैं, एक पॉजिटिव निकलता है, एक नेगेटिव निकलता है। नेगेटिव तो ऑब्वियसली निकलता है कि मतलब कोई यही बंदा बोलेगा कि यार लेट्स सी ना, मतलब हमने कितनी स्ट्रगल करी, कितना किया, लेकिन आज हमने एमबीए किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और आज भी हम जो है वो 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं या मोर देन 50 प्लस अर्न कर रहे हैं। एंड लुक एट दैट मैन, उसने तो सिर्फ इंटर किया हुआ था, मैट्रिक किया हुआ था, और आज वो जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में अर्निंग कर रहा है। इट ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है तो सोसाइटी पर, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप अपनी स्किल्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी तो बात है ना, इसको भी तो हमने सोचना चाहिए बिल्कुल, कि आप अपनी स्किल्स को कहाँ कहाँ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ का जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड चलता आ रहा है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है खैर, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हमारा जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कभी बच्चों को ग्रोम होने ही नहीं दिया।
उन्होंने कभी भी लेकिन बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग इनहैंस होने ही नहीं दी। हमारे यहाँ शुरू से एक सेटअप चलता आ रहा है कि जी ये साइंस है, ये उर्दू है, ये इस्लामियात है, ये एसएसटी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है। आपने ये कॉपी पूरी करनी है, इतने में से इतने नंबर मिलेंगे तो आप पास हो जाएँगे, नहीं तो आप फेल हो जाएँगे। यहाँ आके हमारी कहानी रुक जाती है। बिल्कुल दरअसल कहानी थी कुछ और। कहानी थी टू एनहांस योर सेट स्किल्स। कहानी बिल्कुल थी टू एनहांस योर क्रिटिकल थिंकिंग, योर एडप्टिव थिंकिंग, योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, योर टाइम मैनेजमेंट। बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए उनकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना था, जो कि हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। खैर अब तो बहुत चेंजिंग्स आ गई हैं ऑब्वियसली, जब ऐसे लोग आते हैं ग्राउंड में, जैसे मेरी सोच है, तो जब वो ऑब्वियसली जब ग्राउंड चेंज होता है तो ग्राउंड का सर्कल भी चेंज होता है, तो फिर पिच भी चेंज होती है, जब पिच चेंज होती है तो टीम भी चेंज होती है, जब टीम चेंज होती है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होती है, फिर उसी हिसाब से बॉलिंग और बैटिंग होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपके प्रिसाइज और टू द पॉइंट जवाब का, माशाल्लाह से। अच्छा, आपने बहुत सारे, मैं देख रही थी आपकी अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स है, उनके बारे में बताइए कि अब तक आपको कहाँ कहाँ से रिकग्निशंस जो है वो मिली। अरे बस क्या रिकॉग्निशन, ये लोगों की बस मोहब्बत होती है, वो कुछ ना कुछ दे देते हैं। आप डिजर्व करती हैं जनाब, आप डिजर्व हाँ, करती बस हैं। वो दे देते हैं, और मुझे तो बल्कि इतनी शर्मिंदगी भी होती है, मैं कहती हूँ नो आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस ना, तो वो कहते हैं नहीं यू डिजर्व दिस, ऐसे वैसे। तो खैर हाँ, लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो मेरा फर्स्ट अवार्ड था वो वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब टच था, और उससे मेरी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी है। और उसके बाद से आप यकीन करें, ब्रॉन्ज के क्या तो सिल्वर के क्या तो इसके क्या तो उसके क्या, इतने सारे मतलब हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत है, हाँ। लेकिन बस उस उनमें मज़ा नहीं आता मुझे। मतलब जो दिल से खुशी होती है ना, वो मुझे उसी लकड़ी की ही अवार्ड को देखकर होती है। अच्छा, पहली आई डोंट अवार्ड। नो। जी, वो इसलिए क्योंकि एक तो वो सरप्राइज़ भी था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी एक रिसर्च हुई थी कनाडा में और मुझे नहीं पता था कि वो अप्रूव हो गई है। वो एक बहुत ही सरप्राइज़ अवार्ड था, बस मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि मेरा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया है, तो मुझे वो देने के लिए उन्होंने बुलाया है। बट मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस रिसर्च की जो पूरी मैनेजमेंट थी, जो पूरा प्रोजेक्ट था उसका, वो था बेसिकली पैथोलॉजिकल एक रिसर्च थी डिफरेंट डिजीज़ेज़ के ऊपर। तो वो जो चीज़ थी उसके अंदर सब 40 प्लस और 50 प्लस इवन 65 प्लस की एज तक के पीएचडी प्रोफेसर्स थे, जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियर थे। क्योंकि मैंने अपनी बहुत ही कम लाइफ में काम शुरू कर दिया, इस वजह से कम उम्र में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। ये एक तो ये चीज़ भी हुई कि बहुत ही छोटी उम्र में जब आप काम शुरू कर देते हैं करना, तो फिर आपको कम एज में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं सही बहुत बात। ही यंग थी जब मुझे ये अवार्ड मिला, इवन मुझे बहुत लोगों को बुरा भी लग गया होगा शायद कि इतनी सी बच्ची को कैसे अवार्ड मिल कैसे गया। मिल गया। हाँ, माशाल्लाह। बट यस हाँ, वो बहुत मेरे लिए प्राइड मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। उसके बाद फिर वो ब्रॉन्ज़ भी, तो सिल्वर भी, ये भी, वो भी, मेडल्स भी, तो ये तो बस सिर्फ़ मोहब्बत है, बाकी सबकी जो दे देते हैं कि अच्छा। सही। अच्छा, बस ये बताइए कि आपके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है आपके साथ? अक्सर औरतें जो है, हस्बैंड बहुत सारे साथ लगते भी हैं, और बहुत सारी औरतों के हस्बैंड के अगेंस्ट भी जाना होता है, वो साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो आपके हस्बैंड का आपके साथ कितना साथ है, और आपने आप जो ये आपके घर की लाइफ है, बच्चों को, घर को, ससुराल को, सबको कैसे अपने काम के साथ आप मैनेज कर लेती हो? अच्छा, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इसका मैं मतलब मोस्टली जो है ना वो आंसर देने से ही अवॉइड करती हूँ। लेकिन अच्छा ये है कि अच्छा। चले हाँ, लेकिन नहीं चले मैं आंसर आपको देती हूँ क्योंकि अब आपने पूछ लिया है। तो इसका ना जवाब ये है कि मेरे इस करियर से और मेरे इस प्रोफ़ेशन में मेरे मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड की मुझे सपोर्ट है। मतलब आई डू नॉट हैव 100% सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड। बिकॉज़ सही। ही इज़ डोमिनेंट इन हिज़ फील्ड एंड आई एम डोमिनेंट इन माय फील्ड ना। हाँ, ये सही। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि जो भी मेरी पढ़ाई-लिखाई की चीज़ें थी, मेरी स्टडी थी, रिसर्च थी, ये था, वो था, इन सब के एक्सपेंसेस उठाना, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करना, सब करना, ये उन्होंने हमेशा किया और करते आ रहे हैं, तो ये ट्रेन चल भी रही है आगे। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत क्लियर है और ये चीज़ क्लियर होती नहीं है ख़वातीन में। फिर जब वो नहीं सक्सेसफुल हो पाती ना, तो वो पूरा बर्डन फिर फैमिली पे और अपने हस्बैंड पे डाल देती हैं कि भई हमें सपोर्ट नहीं है।
मैं ये कहती हूँ कि आप सपोर्ट के इंतजार में बैठी क्यों हैं? सही आपको बात है। अपना सपोर्ट खुद बनना है। आप ये नहीं कीजिए आपको हस्बैंड की सपोर्ट है, आपको इन-लॉज़ की सपोर्ट है, आपको मम्मा की सपोर्ट है, बाबा ये मम्मी-डैडी के चैप्टर से बाहर निकलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू रियली समथिंग इन योर लाइफ, तो ये मम्मी-डैडी, हस्बैंड, वाइफ और मामू, ताया, खाला, भांजी इनके चैप्टर से आपको निकलना पड़ेगा। तो ये जो फैसला होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। लाइक जब मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा टफ था कि मुझे किसी को शिकायत भी नहीं देनी थी और मुझे ये सब कुछ करना भी था। तो ये बहुत मुश्किल होता है और ये आप यकीन करें 100 में से 98% जो वुमेन होती हैं, वो इस तरह चल नहीं पाती हैं, उनको लाज़मी सपोर्ट चाहिए होता है। कि जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम ये कर लें, अच्छा वो हमें सपोर्ट कर दें, अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं तो यूँ कर लें, वो कर लें। मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं और ना ही मैं कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाती हूँ। मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही फुलफिल करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे ज़बरदस्त। 4 बज के 1 मिनट पे क्या करना है, मुझे 4 बज के 2 मिनट पे क्या करना है, मुझे 5 बज के 3 मिनट पे क्या करना है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे ही इसको फुलफिल करना है, मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाती। तो जब मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ, तो इसलिए किसी को मुझसे शिकायत भी नहीं होती है क्योंकि उनके सारे काम भी हो रहे हैं, अपनी जगह पर सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे काम मेरी जगह पे चल रहे हैं। क्या कहती हैं आप? तो इसलिए किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत खूबसूरत बात, माशाल्लाह से आप ऐसे ही हँसती रहें, मुस्कुराती रहें, ऐसे काम करती रहें। बस आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछूँगी। मुझे आप ये बताइए कि अगर एक वर्ड में पूछा जाए या एक सेंटेंस में पूछा जाए, हुमा क्या है? और आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देख रही हो? क्या टारगेट्स हैं आपके? क्या अचीव कर लोगी? कहाँ पहुँच जाओगी? और क्या करना चाहती हो ज़िंदगी में? अगर मैं एक लफ्ज़ में अपने आप को बयान करूँगी, तो मैं बयान करूँगी पेशेंस। जो कि बज़ाहिर ऐसा दिखता नहीं है, मुझे देखकर शायद बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बहुत फ्लरिश लाइफ़ है, बहुत लग्ज़रियस है, बहुत सक्सेसफुल वुमन है ये, इनके पास बहुत कुछ है और बड़ा मज़ा आता होगा इनको तो और ऐसा है, वैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा कि अभी आपने खुद ने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा है बिल्कुल जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा समटाइम्स होता भी नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं और जितनी आसानी से मैंने अभी ये तमाम अल्फाज कह दिए ना, उतना ही मुश्किल है इन सबको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। तो अब इस कैमरे के पीछे मैं किन सिनेरियो से गुजर रही हूँ, क्या-क्या मुझे करना पड़ता है, किस तरह से करना पड़ता है, इट्स नॉट एज़ मच ईज़ी एज़ इट लुक्स। तो मैं अपने आप को हमेशा यही कह के सैटिस्फाइड करती हूँ। तो मैं अगर अपने आप को डिफाइन करूँगी एक वर्ड में तो वो पेशेंस ही होगा। और इन द अपकमिंग डिकेड मैं अपने आप को वहीं देख रही हूँ जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। क्योंकि आज से भी 10 साल पहले मैंने अपने आप को वहीं देखा था जहाँ मैं थी। पता नहीं कैसे मैं इतना आगे आ गई, क्योंकि मैं कभी आगे के बारे में सोचती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट विल गोना बी हैपेंड इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट डे, इन द नेक्स्ट मोमेंट, इन द नेक्स्ट मिनट, आई डोंट नो। तो मैं ऐसा एज़ सच कुछ प्लानिंग करती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरे कुछ हैं टारगेट्स हैं, जस्ट लाइक इवन सऊदी अरब में ही ऐसे टारगेट्स हैं। मेरे पास ऐसे कुछ कनेक्शंस हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मेरा बहुत एक टारगेट है, हाँ, स्पीकिंग से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे वुमेन हैं जिनको इंग्लिश स्पोकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनकी ग्लोबल मार्केट अच्छी नहीं बन पाती है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको कैमरे के आगे सामने आने में बहुत हेजिटेशन होती है, वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, उनके अंदर स्किल्स शायद मुझसे कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी लिस्ट में मौजूद हैं और मैं इंशाल्लाह ताला इस पे वर्किंग कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना बड़ा काम करते हो, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लगती है आपकी। तो मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ और मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट स्टेप अब यही होगा कि मुझे अब उन लेडीज़ को आगे लेकर आना है जिनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बोल नहीं सकती हैं, इंग्लिश समझ लेती हैं, लेकिन बोल नहीं पाती हैं, जिससे उनकी ग्लोबल मार्केट बहुत खराब हो चुकी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आपके टारगेट्स बहुत क्लियर हैं हुँ। और इंशाल्लाह ताला आप उनको अचीव भी कर सकें। आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप अपनी ऑडियंस को
क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आप जैसा बनना चाहते हैं उनको आप क्या जो है मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो आप लोगों की एक सोच है ना, कि हम उससे इंस्पायर हो गए हैं और हम उस जैसा बनना चाहते हैं। मतलब आप बिलीव करें, मैं कोई दिन में 10 से 15 लोगों से तो सुन ही लेती हूँ। ज़्यादातर उसमें मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स ही होते हैं, जो कहते हैं मैम आई वांट टू बिकम लाइक यू ना, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को डिक्शनरी में से हटा दें। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर्स को शायद मेरी बात बुरी भी लगे, कि मतलब ये तो हमारा प्लस पॉइंट है, तो ये इस किस्म की, और इस पे मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत स्पीकर्स से मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इस बात पे, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि ये तो हमारा प्लस पॉइंट है कि लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये आपका प्लस पॉइंट नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आप जैसा बन ही नहीं सकते। एवं ही आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना मेरा सबका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि किसी की तरह बनने से बेहतर है कि आप अपने आप को ग्रूम करें। यू नो, अपनी किताब जब आप अपने हाथों से लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, आपकी किताब में कितने चैप्टर्स हैं। क्योंकि एक गलत चैप्टर जो होता है, अभी रिसेंटली मैंने ये चीज़ अपनी पोस्ट पे शेयर भी करी थी, कि कोई एक चैप्टर ज़िंदगी का अगर गलत हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कहानी गलत है, ऐसा नहीं होता। तो आप सीखें, अपने इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी से सीखें, उनको अपना टारगेट बनाएं, अपना एम बनाएं, और उनसे सीखें आप, और फिर उसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करना सीखें। बात ये नहीं होती है कि आपने बस उनसे सुन लिया, आपने कहा वाओ शी इज सो नाइस, शी इज सो एलिगेंट, जबरदस्त, वाओ वंडरफुल, एंड दैट्स इट। नो, अगर एलिगेंट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, शार्प ये सारे वर्ड्स हैं, तो आपने इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा इतना सुनने का, बोलने का, टाइम पास करने का, ये तो बिल्कुल यूजलेस गया। यूजलेस चीजों को यूजफुल बनाना ही लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, और वो हर किसी में नहीं होती हैं। अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप मेरे जैसा बने, अपने आप को ही अपने आप में ढालें। हाँ, मुझसे सीखें, ट्रेनिंग लें, मुझसे सीखें, अच्छी बुरी चीज़ों की पहचान हासिल करें, लेकिन बने वही, क्योंकि आपका नाम है, और मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुमा शाह है, जो कि आप नहीं हो सकते। उम्मे इब्राहिम भी आप नहीं बन सकती, क्योंकि वो हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात, और यहीं पर हम आज अपने टॉक शो का इख्तिताम करते हैं। आपसे, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में आपने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि आज हम लोग एक-दूसरे से कुछ सीख के यहाँ से निकलेंगे। तो मैं समझती हूँ मैंने आपसे ये बात सीखी है कि भई हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और अपना ही बेहतर वर्ज़न सामने लेकर आना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको रुखसत करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अपने अपकमिंग प्रोग्राम्स में आपको दोबारा बुलाएँगे, जब आप और बहुत ज़्यादा काम कर लेंगी, और हम आपको बहुत सारे मेडल्स के साथ देख लेंगे, बहुत सारी अचीवमेंट्स के साथ देख लेंगे और बहुत सारी और डिग्रीज़ के साथ देख लेंगे, बहुत सारा काम करते हुए देख लेंगे। तब तक के लिए आपको खुदाफ़िज़ कहते हैं। जो प्रोफेसर डॉक्टर हुमा को फॉलो करना चाहते हैं, आप इनका जो ये क्लब है, जो द वर्ल्ड आई क्लब के नाम से मशहूर है माशाल्लाह से, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर हुमा को आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, हर जगह फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर सकते हैं। सईदात ग्लोबल क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर वो काम कर रहा है, और आप अगर हमारा मेहमान बनना चाहते हैं, तो मैं इब्राहिम कुरैशी को टिकटॉक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, लिंक्डइन पे, हर जगह लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, नई तमन्नाओं के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।